नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। ईरान और इजराइल का युद्ध 8वें दिन में पहुंच गया है, और इसी 8वें दिन आया है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जो ये तय करेगा कि युद्ध कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज पूरा सच में आपको इसी टर्निंग पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार ने बताया है कि इजराइल का कौन सा सीक्रेट वॉर प्लान है, ये इस अखबार ने खुलासा किया है। इसके अलावा आज आप देखेंगे मोसाद की एक टीम का पूरा सच। मोसाद की इस जासूसी कन्या ने पूरे ईरान को डरा दिया है। हम आपको बताएंगे कि मोसाद की इस लेडी जासूस ने कैसे किया ईरान के टॉप 20 कमांडरों का काम तमाम, और साथ ही खुलेगा यह राज कि आखिर ईरान में क्या कर रहे हैं चीन के गुप्त विमान। क्या ईरान और इजराइल वॉर में हो गई है रूस और चीन की एंट्री, और साथ ही देखेंगे कि मरने के बाद फिर से कैसे जिंदा हुआ ईरान का एक कमांडर। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। संघर्ष शुरू होने के 8वें दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। आज सुबह भी ईरान ने इजराइल के बिरशेवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यह लगातार दूसरा दिन है जब बिरशेवा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, और खबरों के मुताबिक इस हमले का लक्ष्य एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक था। कई इजरायली मीडिया ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबरें चलाई हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। इस बीच ईरान ने अपने एयर डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारियां इजराइल को भेजने के आरोप में मोसाद एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ईरानी एयर डिफेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण ठिकानों के बारे में इजराइल को जानकारियां भेज रहा था। आईडीएफ का कहना है कि इजरायली वायुसेना पश्चिमी और मध्य ईरान में ताबड़तोड़ हमले कर रही है और ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने तेहरान में ईरान के स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। आप भी सुनिए, इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रफरीन कह रहे हैं कि सैन्य अभियान के सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक ये हमले जारी रहेंगे। שבוע מאז שהתחלנו אותו, זה מבצע שנראה קרוב אבל הוא רחוק, הוא 1,500 קילומטר מגבולות ישראל, עד 2,000 קילומטר. אנחנו מעמיקים את הפגיעה ונמשיך לפגוע בה. יש לנו עוד מטרות רבות לפגוע בהם. המבצע הזה נערכנו להמשכיות שלו. ככל שאנחנו מעמיקים את הפגיעה, אנחנו מאפשרים לעצמנו עוד מרווח ואפשור של המבצע לאורך זמן. נמשיך לפעול לאורך זמן, עד שנעמוד ביעדי המבצע. तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले बिना रुके जारी हैं। दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है, जहां आम लोगों की जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है आम लोगों को। इसी बीच अमेरिका के इसी हफ्ते तक इस जंग में शामिल होने को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों पर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने विराम लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2 हफ्तों में ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इजराइल और ईरान के संघर्ष में शामिल होगा या नहीं होगा। तो ट्रंप के बयान से जाहिर है कि फिलहाल इजराइल को यह लड़ाई अपने ही दम पर अकेले लड़नी होगी। आप भी सुनिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने क्या कहा। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. तो पूरी दुनिया में इस बात पर हैरानी जताई जा रही है कि इजराइल ने ईरानी कमांडरों को इतने सटीक तरीके से आखिर कैसे मार गिराया। आखिर इजराइल के पास ईरान के इन टॉप 20 कमांडरों के घरों और यहां तक कि उनके बेडरूम की लोकेशन कैसे पहुंची। इस बीच इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है
कि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस है। इस महिला जासूस का नाम कैथरीन बताया जा रहा है, जो फ्रांसीसी मूल की है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2 साल पहले शिया इस्लाम को अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और कमांडरों और उनके परिवारों के साथ सामाजिक और करीबी संबंध इस महिला ने बना लिए। कहा जा रहा है कि उसने इनका भरोसा जीतकर उनके घरों में रेगुलर आना जाना शुरू कर दिया, जिससे उसे सुरक्षा चक्रव्यूह और गुप्त ठिकानों की सीधी जानकारी मिलती रही। और कथित महिला जासूस कैथरीन ने पहले ईरानी कमांडरों की पत्नियों से और मेलजोल बढ़ाया। उसने रिश्ते में इस कदर सेंध लगाई कि कई अफसरों के बेडरूम तक उसकी पहुंच हो गई, जहां सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल तक चेक करती हैं। वहीं कैथरीन के हाथों में घरों की तस्वीरें, ठिकानों की जानकारी तक थी, जो उसने सीधे मोसाद को भेज दी। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जब ईरान के कई बड़े अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे तो उन्हें यह भरोसा था कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन हर हमला सटीक था और जैसे किसी ने यह नक्शा बनाकर पहले से ही इजरायल और मोसाद को दे दिया हो। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे। एजेंसियों को कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें कैथरीन ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नजर आ रही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि कैथरीन न केवल नक्शों की जानकारी दे रही थी, बल्कि घरेलू सुरक्षा को भी वो कमजोर कर रही थी। फिलहाल कैथरीन का कोई सुराग नहीं मिला है और ईरान की खुफिया एजेंसी ने उसकी तस्वीरें सार्वजनिक की हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी और देश में किसी नई पहचान के साथ रह रही हो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के अब तक के सबसे असरदार मानवीय खुफिया अभियानों में से इसे एक माना गया है। तो ईरान और इजरायल के युद्ध में अमेरिका का दखल बढ़ते देख अब रूस और चीन भी ईरान के पक्ष में सामने आ गए हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। इन दोनों नेताओं ने तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करने और नागरिकों पर हमलों को रोकने की अपील की है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान जिनपिंग ने पुतिन को कहा कि बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। वहीं रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन और जिनपिंग ईरान इजरायल युद्ध पर संवेदनशील जानकारियां अब एक दूसरे के साथ साझा करने पर सहमत हो गए हैं। वहीं समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम खास तौर पर वॉशिंगटन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो कोई भी सैन्य दखल ना दे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा और इसके काफ़ी नुकसानदेह नतीजे हो सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने इजरायल ईरान युद्ध के बीच तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया है। आप भी सुनिए चीन के राजदूत ने क्या कहा। Yeah, we are very concerned about the possible escalation, and I think that it is the view of the overwhelming majority of the international community that we should see an immediate ceasefire and the protection of civilians, and then the nuclear issue can only be resolved through negotiation. So I think in that spirit, the Security Council need to take some concrete actions in that respect. तो चीन न केवल अपने बयानों में ईरान का साथ दे रहा है, बल्कि इस युद्ध में उसकी कुछ रहस्यमयी गतिविधियों ने भी शक पैदा कर दिया है। खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से चीन के कई सीक्रेट विमान, गुप्त विमान लगातार ईरान में पहुंच रहे हैं। बीते एक हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय रडार पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को इसमें गंभीर चर्चा के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ईरान की मदद के लिए आ गया है। और दरअसल चीन से उड़ान भरने वाले कई बोइंग 747 विमान एक के बाद एक ईरान की ओर जाते हुए देखे गए हैं। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 चीनी विमानों ने चीन से ईरान की तरफ उड़ान भरी और इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया और जैसे ही ईरान की सीमा के पास ये विमान पहुंचे तो ये विमान रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों का लास्ट डेस्टिनेशन लग्जमबर्ग बताया गया, लेकिन इसके बाद भी इनमें से कोई भी विमान यूरोप के किसी हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। और खबरों के मुताबिक इन चीनी विमानों ने ईरान के पास आसमान में पहुंचते ही अपने ट्रांसपोर्टर
और सेंसर स्विच को ऑफ कर दिया और ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और विमान में की गई इस तरह की हरकत को खुफिया उड़ानों का संकेत माना जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये चीनी विमान बड़े हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम या फिर सुरक्षा बलों को लेकर ईरान गए हैं। आपको बता दें कि 2021 में तेहरान और बीजिंग ने 25 सालों के लिए रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी ये दोनों बहुत पुराने साथी हैं। आपको याद होगा कि इस युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने अचानक चुन कर ईरान के कई टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिकों को और सैन्य अधिकारियों को मार दिया था। इसकी जानकारी पूरी दुनिया को है, लेकिन पलटवार में ईरान ने इजराइल का जो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान किया है उसकी खबर भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। ईरान ने एक तगड़े हमले में इजराइल के सबसे बड़े साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया है। इस रिसर्च सेंटर का नाम वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और ये कोई साधारण सेंटर नहीं था, बल्कि इसे फिजिक्स और लाइफ साइंस का टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां बरसों से रिसर्च का काम चल रहा था। और रविवार की सुबह हुए ईरानी हमले में किसी वैज्ञानिक और रिसर्चर की मौत की खबर तो नहीं है, लेकिन परिसर में कई प्रयोगशालाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल अटैक में 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं, जिनमें से एक में बायोलॉजिकल साइंसेस की एक प्रयोगशाला थी। इसके अलावा आसपास की करीब दर्जन भर इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और हाईटेक रिसर्च उपकरण राख में बदल गए। यहां के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका वर्षों का जो रिसर्च था वो अब मलबे में दब गया है। अब इस प्रयोगशाला को दोबारा खड़ा करने में सालों लग सकते हैं। आपको बता दें कि इस सेंटर की स्थापना 1934 में की गई थी और बाद में इसका नाम इजराइल के पहले राष्ट्रपति के नाम पर वाइजमैन कर दिया गया। ये इजराइल का ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक इसे माना जाता है। इसी संस्थान ने 1954 में इजराइल में पहला कंप्यूटर बनाया था और इसके एक वैज्ञानिक को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद हैं। हमले के बाद इस सेंटर की टूटी फूटी इमारत में एक वैज्ञानिक को पायनो बजाते हुए देखा गया है और उसका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, मगर ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में इजराइल के कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि इजराइल के आयरन डोम उसकी सभी मिसाइल के जो हमले हैं उसे रोकने में सक्षम नहीं है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल जानबूझकर ईरान की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे इजराइल की अपनी सोची समझी और सीक्रेट रणनीति है। पिछले सप्ताह ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में पलटवार करना शुरू किया। तब भी इजराइल की विश्व प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली ने अधिकांश आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया था। मगर अब 3 दिनों से ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट कर रही हैं। आखिर उन्हें इजराइल क्यों नहीं रोक रहा है, यह बड़ा सवाल है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमलों को रोकने के लिए अब इजराइल इंटरसेप्ट मिसाइलें बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा था पहले। इससे इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के बीच चिंता बढ़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की जो मिसाइलें खत्म होने से पहले ही इजराइल के जो इंटरसेप्टर हैं वो खत्म हो जाएं। इसलिए बुधवार तक ईरान ने इजराइल पर लगभग 400 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से लगभग 40 मिसाइलें इजरायली रक्षा प्रणाली को पार कर गई, उसे चकमा दे गई। बाकी या तो इंटरसेप्टर से गिरा दी गई या खाली जगहों पर या समुद्र में या रेगिस्तान में वो गिर गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को जो देखने वाले हैं, उनके जो पूर्व प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रान कोचव ने कहा है कि अगर कोई मिसाइल हाइफा की रिफाइनरी को निशाना बना रही है तो उसे रोकना बहुत जरूरी है, बनिस्बत उस मिसाइल के जो नेगेव नाम के एक सुनसान रेगिस्तान में गिरने वाली हो। यानी इजराइल का प्लान बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि घनी आबादी वाले इलाकों और रणनीतिक स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इजराइल अपने इंटरसेप्टर को घातक हमलों को नाकाम करने के लिए असली समय के लिए बचाकर रख सके।
तो इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei आदेश दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat, not just to Israel, but to the United States and to the entire world. अभी कुछ दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के सबसे करीबी और सलाहकार अली शमखानी के इजरायली हमले में मारे जाने की खबर आई थी। इजराइल ने भी शमखानी को मारने का दावा किया था। तब ईरान ने भी इस खबर का खंडन नहीं किया था, लेकिन अब 5 दिन बाद खुद अली शमखानी ने बयान जारी किया है और कहा है कि वो जिंदा है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि शमखानी जिंदा है और अस्पताल में गंभीर घावों से उबर रहे हैं। ईरानी सेना के जो न्यूज एजेंसी है फार्स, उसने शमखानी के हवाले से एक बयान जारी किया है जिसमें शमखानी ने कहा है कि मैं जिंदा हूं और खुद को शहीद करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि खamenei के सलाहकार बनने से पहले शमखानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव रह चुके हैं। शमखानी का सबसे बड़ा काम ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बीच कोऑर्डिनेशन का था। इसके अलावा शमखानी 1997 से 2005 तक ईरान के रक्षा मंत्री रहे थे और 2001 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था। तो इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने सेना को तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei के ठिकानों पर हमले बढ़ाने का आदेश दिया है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का मामला ईरानी लोगों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा है कि ये इस सैन्य अभियान का एक नतीजा हो सकता है, लेकिन ये हमारे ऑपरेशन का स्पष्ट और फाइनल उद्देश्य नहीं है। המטרה הראשונית שלנו היא איום הגרעין, להסיר אותו, ואנחנו בתהליך של הסרתו. הדבר השני זה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, ואנחנו בתהליך של הסרתו. תוך כדי זה, ברור שהמשטר הזה מתערער. אנחנו פוגעים גם במטרות שלטון, בסמלי שלטון. ראיתם את זה, תחנת השידור ועוד יש, עוד היד נטויה. אבל עניין של החלפת השלטון או נפילת השלטון הזה, היא קודם כל העניין של העם האיראני. אין תחליף לדבר הזה. ולכן אני לא הצגתי את זה כמטרה, זה יכול להיות תוצאה, אבל זה לא מטרה מוצהרת או פורמלית שאנחנו נמצא. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि इस जंग में ईरान और इजराइल को हो रहा है कितना आर्थिक नुकसान। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्या खाएगा? डेरी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई। वो छोटू चिंटू जो भी है रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी। ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me?
Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आज के दौर में कोई भी युद्ध सस्ता नहीं होता है, इसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और खासकर जब से युद्ध में मिसाइल और उससे बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम यान का चलन शुरू हुआ है, तब से युद्ध की लागत कई गुना बढ़ गई है। ताज़ा जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के लिए, वो भी आर्थिक नुकसान लेकर आया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल जो इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक दिन का खर्चा करीब करीब $200 मिलियन है। और अगर इस रकम को रुपए में बदला जाए तो ये होती है करीब करीब 1700 करोड़ रुपए की रकम। ये इंटरसेप्टर इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसका खपत सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा शुरुआती आकलन में सामने आया है कि इजराइल के लिए अपनी इमारतों के मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम इजराइल को $400 मिलियन यानी करीब करीब 3400 करोड़ रुपए का खर्चा पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से जारी जंग के कारण अब तक 8000 से ज़्यादा इजरायली बेघर हो चुके हैं और अब तक मुआवजे के लिए करीब 30,000 आधिकारिक आवेदन आ चुके हैं। तो दिन ब दिन ये जंग महंगी होती जा रही है। और इस बीच यूरोपीय देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनेवा में यूरोपीय विदेश मंत्रियों के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा है कि अब जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे, ईरान किसी से भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم و آمریکا یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند، چند بار هم پیام دادن تهاجم و تجاوز متوقف نشه اصولا حرف از گفتگو زدن، حرف از دیپلماسی زدن جایی نداره. ما در حال دفاع مشروع هستیم از خودمون و دفاع به هیچ وجه متوقف نمیتونه بشه و با آمریکا به عنوان شریک این جنایات هم هیچ صحبتی نداریم. और इसी बीच विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत की जो सरकार है उसके स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट वो भेजेगी और ईरान से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू करवाया जाएगा। भारतीय छात्रों को लेकर जल्द ही 2 फ्लाइटें भारत पहुंच सकती हैं और इन फ्लाइट्स की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। ये फ्लाइट्स मशहद से उड़ान भरेंगी और दिल्ली में उतरेंगी। इससे पहले 110 भारतीय स्टूडेंट्स को 19 जून को यानी कल ईरान से अपने देश पहुंचाया गया था। हालांकि इन्हें लैंड बॉर्डर के जरिए ईरान से निकाला गया क्योंकि 13 जून को इजरायली हमले के बाद से ईरान का एयर स्पेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बंद था। लेकिन एक अच्छी खबर अब आई है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का न्योता आखिर क्यों ठुकराया। क्या खाएगा? डैडी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई। वो छोटू चिंटू जो भी है रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो,
LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. सॉरी सर, आज फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले हफ्ते कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने यह न्योता इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए महाप्रभु की धरती पर होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय ओडिशा जाना आना पसंद किया। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने ओडिशा में लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।